नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 45। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर नंबर 45 है, ये उसका पार्ट नंबर 3 होगा। हाँ, स्वराज के लिए संघर्ष का पार्ट नंबर आज हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा जो है पार्ट पढ़ेंगे इसका, ठीक है, सी पार्ट नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका शुरुआत होगा प्रथम विश्व युद्ध से। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 की विरोधी शक्तियों दो गुट में विभाजित हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 की विरोधी शक्तियां दो गुटों में विभाजित हुई। ठीक है, तो प्रथम गुट आपका जो है प्रथम गुट में था आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और तुर्की। तो प्रथम गुट में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और तुर्की। दूसरे गुट में था फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। ठीक है, तो दूसरे गुट में था आपका कौन? फ्रांस, रूस और इंग्लैंड थे। प्रथम गुट को बोलते थे ट्रिपल अलियांस, और दूसरे गुट को बोलते थे ट्रिपल एंटिटी। ठीक है, एक आपका ट्रिपल अलियांस था प्रथम गुट, और दूसरा गुट का नाम था ट्रिपल एंटिटी। और प्रथम गुट में जो देश था वो था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, तुर्की। ठीक है, ये था। और दूसरा गुट में आपका था फ्रांस, रूस और इंग्लैंड था। तो फ्रांस, इंग्लैंड और रूस था। यूरोप के साम्राज्यवादी देशों के दो विरोधी गुटों के मध्य शत्रुता के कारण 1914 ईस्वी में एक युद्ध आरंभ हुआ, जो 1918 ईस्वी तक चला। इसे प्रथम महायुद्ध कहा गया है। तो यूरोप के साम्राज्यवादी देशों के दो विरोधी गुटों के मध्य शत्रुता के कारण 1914 ईस्वी में एक युद्ध आरंभ हुआ, जो 1918 ईस्वी तक चला, और इसे प्रथम महायुद्ध कहा गया है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेकर 1916 थे। ठीक है, युद्ध के दौरान बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए धन व सेना की सहायता हेतु गांव-गांव का दौरा किया। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। युद्ध के दौरान बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए धन व सेना की सहायता हेतु गांव-गांव का दौरा किया था। ठीक है, दौरा किया था। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था 1910 से लेकर 1916 तक। युद्ध आरंभ होने के पश्चात दिसंबर 1914 में कांग्रेस का अधिवेशन भूपेंद्र नाथ बसु की अध्यक्षता में मद्रास में संपन्न हुआ। तो युद्ध आरंभ होने के पश्चात दिसंबर 1914 में कांग्रेस का अधिवेशन भूपेंद्र नाथ बसु की अध्यक्षता में मद्रास में संपन्न हुआ, और इस अधिवेशन में साम्राज्यवादियों के विजय की कामना की गई। ठीक है, तो इस अधिवेशन में साम्राज्यवादियों के विजय की कामना की गई। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में गवर्नर लॉर्ड पैटलन मद्रास में उपस्थित थे। ठीक है, तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में गवर्नर लॉर्ड पैटलन जो है मद्रास में उपस्थित है। ठीक है, तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में गवर्नर जो थे लॉर्ड पैटलन मद्रास में उपस्थित थे। और कांग्रेस के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब कोई गवर्नर अधिवेशन में उपस्थित हुआ है। ठीक है, तो कांग्रेस के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब कोई गवर्नर अधिवेशन में उपस्थित हुआ था। ठीक है, तो उस समय आपका वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था और गवर्नर कौन था? तो आपका लॉर्ड पैटलन था मद्रास का। ठीक है, तो मद्रास का उसमें गवर्नर कौन था? लॉर्ड पैटलन। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई, और 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेता बनी। तो श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई, और 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता बनी। ठीक है, 1914 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक बर्मा के निर्वासित जीवन से छूटकर आए और कांग्रेस में शामिल हो गए। 1914 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक बर्मा के निर्वासित जीवन से छूटकर आए और कांग्रेस में शामिल हो गए। होम रूल लीग 1916। तो होम रूल लीग 1916 में क्या हुआ? तो 16 अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टा थे, और संभवतः वे महाराष्ट्र में अपना आधार बनाए रखना चाहते थे। तो 16 अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग की गठन की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टा थे, और संभवतः वे महाराष्ट्र में अपना अधिकार बनाए रखना चाहते थे। एनी बेसेंट के समर्थकों ने भी इस दिशा में कदम उठाया तथा उनकी अनुमति से पहले होम रूल ग्रुप की स्थापना कर ली गई थी। ठीक है, और 1916 ईस्वी में जमुना दास, द्वारका दास
शंकरलाल बैंकर तथा इंदुलाल याग्निक ने बम्बई में एक अखबार यंग इंडिया का प्रकाशन आरंभ किया था। तो एनी बेसेंट के समर्थकों ने एक इस दिशा में कदम उठाया तथा उनकी अनुमति से पहले होम रूल ग्रुप की स्थापना कर ली। 1916 ईस्वी में जमुना दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर तथा इंदुलाल याग्निक ने बम्बई से एक अखबार यंग इंडिया का प्रकाशन आरंभ किया। 1915 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने अमेरिका में एक होम रूल लीग का गठन किया था। 1915 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने अमेरिका में एक होम रूल लीग का गठन किया था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज अरुंडेल को संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1915 में लाला लाजपत राय ने अमेरिका में एक होम रूल की गठन किया था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। तिलक तथा एनी बेसेंट ने किसी प्रकार व्यवधान से बचने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया था। 2 जनवरी 1916 में लंदन में भारतीय होम रूल की स्थापना की गई। तो 2 जनवरी 1916 में लंदन में भारतीय होम रूल की स्थापना की गई और इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे। तो 2 जनवरी 1916 में लंदन में भारतीय होम रूल की स्थापना की गई और इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे। तिलक की लीग ने मराठी तथा अंग्रेजी भाषा में पर्चे निकालकर अपने विचार एवं प्रचार कार्य गति प्रदान की। बाद में इन पर्चों का गुजराती तथा कन्नड़ भाषा में भी प्रकाशित किया गया। तो तिलक की लीग ने मराठी तथा अंग्रेजी भाषा में पर्चे निकालकर अपने विचार एवं प्रचार कार्य गति प्रदान की और बाद में इन पर्चों का गुजराती तथा कन्नड़ भाषा में प्रकाशित किया गया। ठीक है, तिलक ने कहा कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे दे। भारतीय जनता को अपना हक लेना ही होगा और इसका उन्हें पूरा अधिकार है। तो तिलक ने कहा कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे दे और भारतीय जनता को अपना हक लेना ही होगा और इसका उन्हें पूरा अधिकार है। तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा तथा भाषाई राज्य की मांग को इस आंदोलन में शामिल कर दिया। उन्होंने मराठी, तेलुगु, कन्नड़ तथा अन्य भाषाओं के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की। उनकी होम रूल लीग की मांग पूरी तरह धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी। तो तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा तथा भाषाई राज्य की मांग को इस आंदोलन में शामिल कर दिया और उन्होंने मराठी, तेलुगु, कन्नड़ तथा अन्य भाषाओं के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की और उनकी होम रूल की मांग पूरी तरह धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी। यार आपका एनी बेसेंट अपने पत्र कॉमनवेल्थ, तो एनी बेसेंट अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया द्वारा तथा तिलक ने मराठा एवं केसरी के माध्यम से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। तो एनी बेसेंट अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया द्वारा तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। तिलक की लीग पर किए गए मुकदमों की पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में की गई। तिलक के साथ एनसी केलकर भी शामिल थे। तो तिलक की लीग पर किए गए मुकदमे की पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में की गई। तिलक के साथ एनसी केलकर भी शामिल हुए। होम रूल लीग आंदोलन में शामिल होने वाले अन्य प्रमुख नेता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। तो होम रूल आंदोलन में शामिल होने वाले अन्य प्रमुख नेता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। एनी बेसेंट की लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि थे। तो एनी बेसेंट की लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि थे। कालांतर में पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद तथा बी चक्रवर्ती एवं जे बनर्जी कलकत्ता भी इसमें शामिल हो गए। तो बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती एवं जे बनर्जी भी इसमें शामिल हो गए। एनी बेसेंट के अन्य समर्थकों में मद्रास से सत्यमूर्ति, अली कुजम्मा, लखनऊ से जमुना दास, द्वारका दास। ठीक है, तो मद्रास से सत्यमूर्ति, अली कुजम्मा, लखनऊ से जमुना दास, द्वारका दास, उमर सोभानी, शंकर दयाल बैंकर तथा इंदुलाल याग्निक आदि प्रमुख थे। तो एनी बेसेंट के अन्य समर्थकों में मद्रास से सत्यमूर्ति, अली कुजम्मा, लखनऊ से जमुना दास, द्वारका दास, उमर सोभानी, शंकर दयाल बैंकर, इंदुलाल याग्निक प्रमुख थे। 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को कांग्रेस में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग की सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। मद्रास सरकार ने
एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल तथा बीपी वाडिया को जून 1917 में गिरफ्तार कर लिया गया और इसके विरोध में सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की सरकारी उपाधि को त्याग दिया। तो मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल तथा बीपी वाडिया को जून 1917 में गिरफ्तार कर लिया और इसके विरोध में सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड के सरकारी उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, तो मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल तथा बीपी वाडिया को जून 1917 में गिरफ्तार कर लिया और इसके विरोध में सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि, सरकारी उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, होम रूल लीग की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उसने भावी गांधीवादी कार्यक्रमों की आधारशिला रखी तथा राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए युवाओं को प्रेरित किया। तो होम रूल लीग की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उसने भावी गांधीवादी कार्यक्रमों की आधारशिला रखी तथा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए युवाओं को प्रेरित किया था। होम रूल आंदोलन के संदर्भ में एनी बेसेंट का कहना था कि मैं प्रेरक का कार्य कर रही हूँ तथा सोए हुए देश को जगा रही हूँ। तो होम रूल आंदोलन के संदर्भ में एनी बेसेंट का कहना था कि मैं प्रेरक का कार्य कर रही हूँ तथा सोए हुए देश को जगा रही हूँ। नेक्स्ट आपका है लखनऊ समझौता 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की और मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का विरोध किया। 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की और मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का विरोध किया था। ठीक है, 1916 के लखनऊ समझौते पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने हस्ताक्षर किए और शीघ्र ही स्वराज प्राप्ति की मांग का समर्थन करने के लिए दोनों संगठनों एकजुट हुए। इस समझौते में कांग्रेस के विधान परिषदों में मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के 9 साल बाद अब कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल पुनः एकजुट हो गए। भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के उद्देश्य से धीरे धीरे स्वशासित संस्थाओं की स्थापना करना चाहती है। तो भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए धीरे धीरे स्वशासित संस्थाओं की स्थापना करना चाहती है। ठीक है, दिसंबर 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। तो दिसंबर 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। तो एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। इस अधिवेशन में 4000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें लगभग 4000 महिलाएं थी। तो इस अधिवेशन में 4000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और जिसमें लगभग 4000 महिलाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका मॉन्टेग्यू घोषणा जो कि आपका अगस्त 1917 में हुआ। तो आपका मॉन्टेग्यू घोषणा अगस्त 1917 में हुआ जो कि आपका ये आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो 8 जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। तो घोषणा हुआ था 1917 में। तो मॉन्टेग्यू घोषणा अगस्त 1917 में हुआ था और 8 जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड जो वायसराय थे। कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक एवं विरासपूर्ण माना। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दी। तो कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक एवं विरासपूर्ण माना और तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दी थी। ठीक है, नरमपंथी नेताओं ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके इस रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग का गठन किया जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो नरमपंथी नेताओं ने जिसमें आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके इस रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग का गठन किया जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कांग्रेस के उदारवादी ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। तो कांग्रेस के उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है और इस प्रकार कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। तो कांग्रेस के उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है और इस प्रकार कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। इस रिपोर्ट में उन सुधारों की बात की गई थी जिन्हें ब्रिटिश सरकार में भारत लागू करना चाहती थी। तो इस रिपोर्ट में उन सुधारों की बात की गई थी जिन्हें ब्रिटिश सरकार भारत में लागू करना चाहती थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद
एक और रिपोर्ट प्रकाशित हुई। यह युद्ध के दौरान भारतीयों की सरकार विरोधी गतिविधियों की जांच करने के लिए स्थापित रॉलेट कमीशन की रिपोर्ट थी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद एक और रिपोर्ट प्रकाशित हुई। यह युद्ध के दौरान भारतीयों की सरकार विरोधी गतिविधियों की जांच करने के लिए स्थापित रॉलेट कमीशन की रिपोर्ट थी। ठीक है, रॉलेट कमीशन की रिपोर्ट में दमन के नए तरीके सुझाए गए और इस रिपोर्ट पर आधारित कानून ने देश की राजनीतिक स्थिति को बुरी तरह बदल दिया था। तो रॉलेट कमीशन की रिपोर्ट में दमन के नए तरीके सुझाए गए और इस रिपोर्ट पर आधारित कानून ने देश के राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में क्या था? तो इसे भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया। तो प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया तथा यह निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनाव जीतकर आएंगे और प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया, जिसका जन्मदाता लियोनेस कार्टिज था। तो इसे भारतीय शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया तथा यह निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनाव जीतकर आएंगे और प्रांतों में पहली बार जो है द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया, जिसका जन्मदाता लियोनेस कार्टिज था। 1919 ईस्वी के अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में विभाजित कर दिया गया। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में विभाजित कर दिया गया। आरक्षित विषयों में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जैसे वित्त, कानून व्यवस्था, अकाल आदि रखे गए। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया तथा भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने के संबंध में पहली बार सीमित अधिकार दिए गए। तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया तथा भारतीय विधानमंडल को जो है बजट पास करने के संबंध में पहली बार सीमित अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।